क्लास के अंतर्गत बिल्कुल आई होप आप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और इसी अच्छी शुरुआत के साथ एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे क्योंकि मोटिवेशन लाइफ को एक गियर प्रदान करता है, मतलब एक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसलिए एक मोटिवेशन लाइन हो ही जाती है आपके लिए कि कौन कहता है कि सफलता लक्ष्य से मिलती है। कौन कहता है कि सफलता लक्ष्य से मिलती है। मेहनत में आग हो तो मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। बस आपको अपनी मेहनत है उसमें आग भर दो, यानी पूरी कोशिश पूरा जुनून लगा दो, देन जो लक होता है वो भी झुक जाता है, सफलता सिर्फ डेफिनेटली होती है। तो बिल्कुल बात करते हैं आज अपनी लाइव में इम्पोर्टेंट क्लास को, और जो भी अपने साथ जो लाइव जुड़े उन सभी का मोस्ट ऑफ वेलकम। और जो नए जुड़े हैं वो अभी फटाफट अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को। और शुरू करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल रामा मंजू हेलो, वेलकम डियर राजवीर हेलो सर। यस आप आ चुके हैं, बिल्कुल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट को आपको बता दूं आज सेकंड ईयर का आने वाला था बट अभी तक आया नहीं। इसका मतलब अब हुए हैं जेएनवी वाला, जेएनवी की यूनिवर्सिटी अब इसको कहे अकॉर्डिंग वो नहीं कह सकते कि हो सकता है आज ही हो, तो अब उसकी गारंटी नहीं है। अब ये है कि अब या तो 14 तारीख या फिर 15 तारीख के बाद ही रिजल्ट आ सकता है। 15 अगस्त को तो डेफिनेटली नहीं आएगा रिजल्ट। बात करते हैं राज्य की प्रकृति आंगिक सिद्धांत। देखो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको यहाँ पर क्लास है वो टाइम टू टाइम मिल रही है। आपको सिलेबस मतलब टाइम अलॉट कर दिया कि किस दिन में कौन सी क्लास होगी, ठीक है ना। तो ये आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है। आपको एक पीडीएफ भी मिली थी, एक फोटो, जिसमें आपको टाइम टेबल अलॉट किया था कि कब कौन सी क्लास होगी। तो ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसके जो एग्जाम है वह आपके दिसंबर के महीने में होंगे। कब होंगे? दिसंबर के महीने में होंगे। तो ये हम राजनीति विज्ञान के अंदर पढ़ रहे हैं और यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया है और आज यूनिट 2 हम करने वाले हैं शुरू। और यूनिट 2 में अपना जो चैप्टर है राज्य की प्रकृति, जिसमें हम पढ़ने वाले आंगिक सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। यानी इस बारे में एक तरह से आप ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत इस प्रकार से कहता है कि जैसे ही राज्य जैसे एक शरीर होता है और शरीर के अंग मिलकर एक व्यक्ति को परिपूर्ण शरीर के रूप में प्रदान करते, उसी प्रकार राज्य भी शरीर के समान होता है। इसकी विभिन्न जो अंग हैं वो मिलकर काम करते नहीं। आंगिक सिद्धांत, राज्य का आंगिक सिद्धांत ये कहता है कि राज्य भी एक मानव के अंग की तरह ही है। तो यही हम यहाँ पर देखेंगे मोस्ट ऑफ। और अगर आपके कोई डाउट है या कुछ भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल इस क्लास के साथ शेयर कीजिएगा। और बढ़ते हैं अपनी क्लास को, देन जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज होगी मैं आपको बताते जाऊंगा। बात करते हैं कि आंगिक सिद्धांत, जिसे सावयव सिद्धांत भी कहते हैं। सावयव सिद्धांत अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई सावयव आंगिक सिद्धांत न करके आ जाए कि भाई सावयव सिद्धांत के बारे में बताइए, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। सावयव सिद्धांत के या आंगिक, आंगिक क्यों कहते हैं? आंगिक यानी अंग, जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग मिलकर शरीर का निर्माण होता है एक व्यक्ति के शरीर का, उसी प्रकार राज्य के अंग, जिसमें मोस्ट ऑफ व्यक्ति आता है, वो मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पे अंग का महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। एक राज्य को एक प्राणी वाहक शरीर के रूप में तुलना की गई है, इसी वजह से इसे आंगिक सिद्धांत कहते हैं और सावयव सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में जैसे हम आगे बढ़े तो इस सिद्धांत में ध्यान रखिएगा, राज्य को शरीर स्वरूप माना है, शरीर स्वरूप माना है। मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चंस आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस सिद्धांत में राज्य को व्यक्ति के शरीर के अंगों के समान ही उपमा दी गई है, उसको उसके बराबर माना गया। तो ये जो सावयव सिद्धांत है ये राज्य को शरीर के स्वरूप मानता है। और इसके सिद्धांतकार जो भी है, जो इस सिद्धांत की बात करते हैं, उन्हें तो ये कहा है कि इन्होंने तो ये कहा है कि, यानी इस बारे में और मोस्टली बताऊं कि भाई जिस प्रकार शरीर का निर्माण इसके विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण भी उसके अंगों से मिलकर
बनता है। ओके, तो ये सिद्धांत में मोस्ट ऑफ थ्योरी है जो आप ध्यान रखिएगा। नरेंद्र पंचार्य जी कह रहे थे बीए सेकंड ईयर का रिजल्ट आज आने वाला था बट रिजल्ट नहीं आया है। जेएनयू है, अपने वादे भी यहाँ पे टूट जाते हैं अगर जेएनयू रिजल्ट जारी नहीं करता। हमने तो पॉसिबिलिटी रखी थी कि आज आने वाला था, बट अभी ऐसा है कि बीए के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, देन रिजल्ट प्रिपेयर ना होने की वजह से आज जारी नहीं हो सका है। हो सकता है कि 14, अगर 14 को नहीं होता देन 15 अगस्त को तो डेफिनेटली नहीं होगा, फिर आपको 16 तारीख तो वेट करना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत को और बहुत ही महत्वपूर्ण हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको बताएं कि जिस प्रकार शरीर अंगों का समूह मात्र नहीं होता, उसी प्रकार भी राज्य भी सिर्फ अंगों का मात्र नहीं होता। देखो यहाँ पर एक चीज जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझिएगा कि जिस प्रकार शरीर के लिए अंगों का महत्व होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के लिए राज्य का महत्व होता है। ओके, अब यहाँ पर बात करें शरीर के अंग कौन से होते हैं, जैसे नाक, हाथ, कान, पैर वगैरह ये जो भी होते हैं ये शरीर के अंग होते हैं। बट बात करते हैं राज्य के अंग कौन से होते हैं, अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो जो राज्य के जो अंग हैं उसमें सबसे फर्स्टली इंपॉर्टेंट होता है व्यक्ति खुद राज्य का अंग होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर एक चीज बता दी जाए कि शरीर के अंग शरीर को परिपूर्ण बनाते हैं, उसी प्रकार राज्य को भी उसके अंग परिपूर्ण बनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक देखा जाए कि बिना अंगों के शरीर सर्वाइव नहीं कर सकता, या फिर जो अंग है वो शरीर के बिना अनइम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक जगह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बिना राज्य के अंगों के भी राज्य का तो अस्तित्व है, लेकिन व्यक्ति जो एक राज्य का अंग होता है उसे उसका राज्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ये चीज थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे शरीर के अंगों से व्यक्ति का शरीर अस्तित्व है, ठीक है ना, लेकिन राज्य के अंग, राज्य का अंग जैसे मान लीजिए व्यक्ति, तो राज्य का अंग व्यक्ति का राज्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मोस्ट ऑफ थ्योरी है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से ये ध्यान रहे कि मैं आपके सामने क्या चीजें हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, देन यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। ये जो बातें हैं वो सावयव सिद्धांत की कहती है। सावयव सिद्धांत ये कहता है कि जिस प्रकार शरीर व्यक्ति के लिए और शरीर के अंदर उनके विभिन्न अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार राज्य के भी अंग मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। यानी शरीर की, व्यक्ति के शरीर की तुलना राज्य से की गई है, यही सिद्धांत सावयव सिद्धांत कहलाता है। मोस्ट ऑफ ऐसा ही आता है। यानी एक बात यहाँ पर करें तो व्यक्ति शरीर की यहाँ पर तुलना राज्य से की गई है। व्यक्ति शरीर की यहाँ पर तुलना किसके साथ की गई है? राज्य के साथ की गई है। मोस्ट ऑफ ध्यान रखिएगा। तो इस अकॉर्डिंग एक चीज और यहाँ पर निकल के आती है, राज्य को यहाँ पे जीवधारी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि व्यक्ति एक जीवधारी, एक जीवित प्राणी होता है। देन उसी प्रकार कंपेयर किया गया है कि राज्य भी एक जीवधारी शरीर का प्राणी है। तो इसका मतलब सावयव सिद्धांत में एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है और वो नोट कर लीजिएगा। राज्य को जीवधारी व्यक्ति, राज्य को जीवधारी व्यक्ति माना है। ये मोस्ट ऑफ चीज है। ये इस तरह की जो थ्योरी है वो कहता है कि ये सावयव सिद्धांत है। तो राज्य को जीवधारी व्यक्ति माना है। किसने माना है? ऐसे अगर प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिएगा, गार्नर ने, अपने जो महत्वपूर्ण जो राजनीतिक चिंतक है गार्नर ने तो यहाँ तक कि राज्य को ही जीवधारी प्राणी मान लिया। क्या मान लिया है? जीवधारी प्राणी मान लिया है। यहाँ से आप समझिएगा कि व्यक्ति की तुलना राज्य से की गई। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर के जो अंग होते हैं वो मिलकर व्यक्ति के शरीर को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार राज्य के अंग मिलकर राज्य को बढ़ाते। अब यहाँ पे राज्य के अंग खुद एक व्यक्ति होता है।
ओके, यहाँ तक तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़े तो ये सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा ऐसा पूछा जाए कि भाई सिद्धांत अभी बना है या पहले का है, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। देखो मैंने मोस्ट ऑफ मीन्स तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसकी थोड़ी सी अतीत को हम यहाँ पर देखने की प्रयास करेंगे कि भाई ये सावयव सिद्धांत है वो कितना पुराना है। और आपको ये अंडरलाइन कर मतलब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आज के समय इजी है, नोट करने में टाइम लग रहा है। देन 3 फिंगर को फ्लैश कीजिए, अपने स्लाइड कीजिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके यस, तो अब हम इस सिद्धांत के बारे में जान रहे कि सिद्धांत का अस्तित्व क्या है, इस सिद्धांत की समय सीमा को हम देख रहे हैं, या इस सिद्धांत की शुरुआत देख रहे हैं कि भाई सिद्धांत कितना पुराना है और किन किन विद्वानों इस सिद्धांत के बारे में जिक्र भी किया गया है। ओके, ये जानना जरूरी है। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम में या तो ये पूछा जाएगा सावयव सिद्धांत का मतलब क्या होता है, या फिर सावयव सिद्धांत को सबसे व्यवस्थित और विस्तृत रूप में समझाने वाला विद्वान है इंग्लैंड का। इस सिद्धांत को विस्तृत रूप में उल्लेखित या वर्णित करने वाला विद्वान इंग्लैंड का हर्बर्ट स्पेंसर, ये वो विद्वान है जिसने इस सिद्धांत को हूबहू एकदम पूरी तरह से व्यवस्थित, यानी बाकी और भी विद्वानों ने इसके ऊपर विचार दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्थित अध्ययन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया ना, ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। रविंद्र राजबोरा, हेलो गुड इवनिंग, बिल्कुल स्वागत है आपका। बात करते हैं यहाँ पे सावयव सिद्धांत के बारे में, जो मोस्ट थिंग थी वो मैंने यहाँ पर तो नोट कर ही दी है। इसके अलावा अब इसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं सावयव सिद्धांत के अतीत के बारे में, या इस सिद्धांत की हिस्ट्री के बारे में कि भाई सिद्धांत कितना पुराना है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो अतीत न करें, सीधा ये देखें, ये सिद्धांत है तो इसके बारे में ध्यान रखें, सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना हम अगर बात करें एक राजनीतिक विचारधारा। ये सावयव सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना राजनीतिक विचारधारा है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस सिद्धांत का जिक्र हमें प्लेटो की एक पुस्तक थी रिपब्लिक, प्लेटो की एक पुस्तक थी रिपब्लिक। इस रिपब्लिक में प्लेटो ने एक राज्य की कल्पना की है जिसको हम कहते हैं आदर्श राज्य, आइडल स्टेट। एक आदर्श राज्य की कल्पना की है प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर। उस कंडीशन में राज्य को इसी प्रकार की तुलना के साथ संबोधित किया है प्लेटो ने आप सभी को पता होगा कि प्लेटो ने राज्य को मनुष्य बताकर व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध स्थापित किए थे। क्या किए थे? संबंध स्थापित किए थे। तो यहाँ से ध्यान रखना, आदर्श राज्य में प्लेटो ने राज्य एवं व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। और बात करें कि खुद प्लेटो ने इस सिद्धांत के अंतर्गत अगर बात करें तो प्लेटो ने कहा था कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। समाज में कितने 3 वर्ग बनेंगे? कितने वर्ग बनेंगे? 3 वर्ग बनेंगे। जो हम कहें, एक तो शासक वर्ग होगा, ठीक है ना, एक सैनिक वर्ग होगा और एक श्रमिक वर्ग होगा। और ये तीनों के तीनों हैं वो समाज के 3 गुणों से प्रभावित संचालित होंगे। जैसे बात करते हैं बुद्धि, शासक में बुद्धि होगी, सैनिकों में शौर्य गुण होगा एंड श्रमिकों में तृष्णा का गुण होगा। तो इन्हीं 3 गुणों से 3 वर्ग बनते हैं और इसी आधार पर इन्होंने व्यक्ति और राज्य को एक तरह से संबंधित माना है। और ये प्लेटो के समय से ये सिद्धांत यूजेबल है, यानी ये सिद्धांत बहुत पुराना है। जिस तरह से राजनीतिक विचारधाराएं पुराने उतना ही ये सिद्धांत पुराना है। बात करते हैं इसी तरह अरस्तु ने भी इस सिद्धांत के बारे में देखा जाए तो खुद अरस्तु ने भी इस सिद्धांत का इनडायरेक्टली जिक्र किया है। अरस्तु ने अपने विचारों में राज्य और उसके नागरिकों की तुलना, अरस्तु ने खुद राज्य एवं उनके नागरिक, राज्य एवं उनके नागरिकों की अरस्तु ने भी तुलना की और इसने कहा है कि शरीर और उसके अंग है, क्या है? ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक शरीर एवं उसके अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग होते हैं। यानी राज्य और उसके नागरिक हैं।
अरिस्टो ने कहा कि जिस प्रकार राज्य और उसके नागरिक होते हैं उसी प्रकार शरीर और उसके अंग होते हैं। यानी इस प्रकार यहाँ पर कंपेयर किया गया है सावयव सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति को शरीर स्वरूप व्यक्ति के समान राज्य को माना जाता है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत के बारे में धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सामाजिक समझौता सिद्धांत आया बीच में, सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसमें 3 विद्वान हैं, थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों ने सावयव सिद्धांत के थोड़ा डल होने पर, यानी सावयव सिद्धांत थोड़ा कमजोर हो, उस समय एक सामाजिक समझौता सिद्धांत फेमस हुआ था। बट जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत कमजोर पड़ा तो वापस सावयव सिद्धांत अपने ट्रेंडिंग में आया, यानी पॉपुलर हुआ। तो वही चीज मैं आपको वापस यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि भाई ये सिद्धांत है वह अपने आप में काफी पुराना है, लेकिन एक नवीनीकरण परिवेश के रूप में ये संविधान वापस सामने आया है। तो जैसा कि आप सभी को भी जस्ट बताया, इस सिद्धांत की काफ़ी पुरानी मतलब पहचान, ये सिद्धांत काफ़ी पुराना है। तो इस तरह से अगर आपको पता हो कि एक सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था, सामाजिक समझौता सिद्धांत, ओके। तो ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत थे, इसके जो प्रमुख विद्वान है वो है थॉमस हॉब्स। कौन है? थॉमस हॉब्स, ओके। तो थॉमस हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। कौन सी है? लेवियाथन, जिसके अंतर्गत उन्होंने राज्य के एक समझौते के बारे में जिक्र किया है। बट ये सिद्धांत कुछ समय बाद इस सिद्धांत का भी जो धारणा थी वो कमजोर होती गई, और फिर वापस 19वीं सदी में जब सामाजिक समझौता सिद्धांत कमजोर हुआ, राज्य के संबंध में जो विचारधारा थी सामाजिक समझौता सिद्धांत वो कमजोर हुई, तो 19वीं सदी में वापस सावयव सिद्धांत है वह महत्वपूर्ण माना गया। तो सावयव सिद्धांत एक नवीन धारणा के रूप में वापस ये सिद्धांत पॉपुलर हुआ, 19वीं सदी के अंतर्गत ये पॉपुलर हुआ था, ठीक है ना। अब इसके बारे में ध्यान रखा जाए, ये तब हुआ जब राज्य के संबंध में समझौता सिद्धांत का ह्रास हुआ, तो 19वीं सदी में वापस सावयव सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण, उसको इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई थी, और राज्य को जीवधारी और मानव शरीर माना जाने लगा था। फिर इस कंडीशन में राज्य को मानव शरीर एवं राज्य को मानव शरीर यानी हूबहू तुलना करी गई थी कि भी जिस प्रकार राज्य है उसी प्रकार व्यक्ति, यानी व्यक्ति जिस प्रकार उसके अंगों से निर्मित होता है उसी प्रकार राज्य भी उसके अंगों से निर्मित होता है। इसी प्रकार इस समय राज्य को जीवधारी मानव शरीर माना था, जीवधारी मानव शरीर। तो ये जो सिद्धांत है वो आज की महत्वपूर्ण विचारधाराओं के बराबर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। देखिए, इस सिद्धांत के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर से पहले कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत को पॉपुलर बनाया था। यानी बात करते हैं कि 19वीं सदी में सिद्धांत को उसकी पराकाष्ठा का मतलब होता है इस सिद्धांत को फेमस बनाने वाले विद्वान कौन थे। अगर ऐसा पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, फिक्टे और ब्लस्टरली, नाम नोट कर लीजिएगा, फिक्टे एवं ब्लस्टरली ये अपने इंग्लैंड के जो विद्वान है उनके बारे में ध्यान रखिएगा। ब्लंटसली, क्योंकि देखो नाम थोड़े से अटपटे है इसलिए इसका थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज तो आप इसको इजीली याद रख सकते। कुछ एक नाम है ये पॉपुलर है और ये नाम मोस्ट है, ये पूछा एग्जाम में आ सकता है कि राज्य के सावयव सिद्धांत को उसकी पराकाष्ठा पर उसको फेमस बनाने वाले विद्वान कौन से थे इस विचारधारा को, तो वो फिक्टे और ब्लस्टरली का नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है क्योंकि इन्होंने इस विचारधारा को, सावयव सिद्धांत को अपने उच्चतम लेवल तक ये लेके गए थे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक मैंने जो समझाया वो ये समझाया कि भाई सावयव सिद्धांत है क्या, राज्य के नेचर बताता है। ये नहीं क्या लिखा, राज्य की प्रकृति, यानी राज्य किस किस प्रकार के हो सकते हैं, राज्य की तुलना के बारे में, राज्य के बारे में, नेचर के बारे में कहा गया। तो पहला जो ये सिद्धांत जो हमने बताया वो राज्य का सांघिक सिद्धांत, और इस सिद्धांत के बारे में विस्तृत थ्योरी या विस्तृत ज्ञान देने वाले जो विद्वान हैं, विस्तृत रूप में इसको समझाने वाले हैं, वो इंग्लैंड के हर्बर्ट स्पेंसर है। तो आज तो हमने सिर्फ इंट्रो किया है इसका, इसके बारे में ये समझा है कि ये सावयव सिद्धांत है क्या, ओके, और इसका अर्थ क्या होता है, इस सिद्धांत में क्या पढ़ना होता है। अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूर्णतः हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके इस बार ये आने वाला है कि हर्बर्ट स्पेंसर और
हर्बर्ट स्पेंसर और इसके विचार लिखिए। किस संदर्भ में इसके विचार लिखिए? सावयव सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर के सावयव सिद्धांत में दिए गए प्रमुख विचारों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आने की पूरी संभावना, इसलिए इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये इस बार, क्योंकि सेमेस्टर वाइज, लेकिन इस बार ये एग्जाम में पूरी तरह से संभावना है कि ये एग्जाम में आएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे हम आगे आने वाले क्लासेज में जब पढ़ेंगे तो आपको आज मैंने इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि भाई सावयव सिद्धांत क्या है और इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किस विद्वानों ने इस सिद्धांत को इम्पोर्टेंस दिया है और किस विद्वानों ने इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो एक तो ये आ सकता है इस लेसन से, या हर्बर्ट स्पेंसर के सावयव सिद्धांत के बारे में प्रश्न आ सकता है। तो मोस्ट ऑफ आज की अपनी सिर्फ इतनी ही क्लास रहेगी। इस क्लास में मुझे आपको जो बेसिक जो भी बताना था इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दिया है। आई थिंक अब आप जान चुके होंगे सावयव सिद्धांत है क्या और सिद्धांत से जुड़े विद्वान कौन कौन से हैं। ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको इसी बारे में और अच्छे से बताएंगे, यानी हर्बर्ट स्पेंसर के सावयव सिद्धांत, उसकी आलोचना के बारे में। तो ओके, दोबारा हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट आपके जो टाइम स्लॉट क्या उस अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण क्लास के लिए। तब तक अगर आपको कुछ डाउट है तो बिल्कुल मुझे बता दीजिएगा, आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। क्योंकि कल अपनी लाइव मीटअप क्लास होगी, उसमें हम आपसे रूबरू बात करेंगे। तो लेते हैं आपसे विदा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिवेशन लाइन के साथ कि मेहनत इतनी निष्ठावान तरीके से करें, मेहनत इतनी निष्ठावान तरीके से करें कि मंजिल भी तुम तक पहुंचने में उतावली हो जाए। मतलब मेहनत भी इतनी शिद्दत से करिए कि मंजिल भी आप तक मिलने के लिए पूरी जोश उमंग के साथ आपकी ओर अट्रैक्शन हो जाए। तो ये तभी होता है जब मेहनत होती है। नाम उसी का ऊंचा होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती में आते हैं। तो इसके लिए मेहनत जरूरी है। तो आजकल शॉर्टकट नहीं होता है, जो चीज़ें आपको आगे ज्ञानवर्धक बनाती है उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज की इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। मोस्ट ऑफ थ्योरी, मोस्ट ऑफ तो थिंग्स से आपको बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, शेयर कीजिएगा इसकी क्लास को और अपने जो भी नए फ्रेंड्स हैं उनको भी ज्वाइन करवाइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।